Hello friends, most welcome to Shrikant classes for mathematics. So in the series of previous year question paper solution, today we are going to solve the question paper of TGT Maths 2022. तो चलिए बगैर किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और इससे पहले जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और जो किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, टेट एग्जाम हो या फिर कोई HSSC SSC वगैरह रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, तो अगर आप अपने मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो श्रीकंठ क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और साथ ही साथ में जिनको प्रीवियस सेशन देखने हैं तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वो सेशन भी यहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो ये है 2022 का क्वेश्चन पेपर TGT मैथ्स का। तो इसके अंदर सबसे पहले ये है आपके पास में जर्नल मैथ्स का जो पोर्शन आता है, जो 10 क्वेश्चंस आते हैं वो। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 67 है आपके पास में, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 150 कैंडिडेट्स वाज 35, यानी कि 150 कैंडिडेट्स का जो एवरेज मार्क है वो कितना है, 35 है। अगर इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट वाज 39 एंड दैट ऑफ फेल्ड कैंडिडेट वाज 15, अगर जितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं उनके एवरेज की बात करें तो वो कितना है, 39 है, और जो कैंडिडेट फेल हुए हैं उनका एवरेज कितना है, 15 है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड द एग्जामिनेशन। तो उन कैंडिडेट्स की संख्या बताएं जो एग्जाम में पास हुए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक तरफ लिख लेंगे पास कैंडिडेट्स और दूसरी तरफ लिख लेंगे फेल कैंडिडेट्स। ठीक है, अब आप यहाँ से देखेंगे कि जो पास्ट कैंडिडेट हैं उनका एवरेज कितना है, तो ये कितना है आपके पास में 39 है, और जो फेल्ड हैं उनका कितना है, 15 है। और अगर टोटल कैंडिडेट्स की एवरेज की बात करें, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है टोटल कैंडिडेट्स के द्वारा, उसके एवरेज की अगर बात करें तो वो कितना है, 35 है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप डायरेक्ट एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन में क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 4, तो आप वो इधर लिख लेंगे। ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस 35 एंड 15 का वो कितना हो जाएगा, 20, तो इसको आप लिखेंगे इधर। तो ये अब आपके पास में क्या आ जाता है, यहाँ से ये आपके पास में पास और फेल का रेशो आ जाता है। अब ये और आगे डिवाइड हो रहा है तो इसको और काट देंगे, 4 से 1 पे जाएगा और ये 5 पे। तो आपके पास में पास और फेल का रेशो आ गया, यहाँ से पास और फेल का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया, 5:1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो हो गया इनका रेशो। अगर इस रेशो के टोटल की बात करें तो टोटल क्या हो जाएगा, 5 + 1 यानी कि 6। तो हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कैंडिडेट कितने हुए, 6 हुए, लेकिन इसने नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट्स कितना दे रखा है, 150। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 6 है ये किसके इक्विवेलेंट है, 150 के। तो हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन। तो जिन्होंने पास किया उसका रेशियो कितना है, 5। तो अगर 6 की वैल्यू 150 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150/6। और हमसे पूछ रहा है 5 की, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150/6 × 5। ठीक है, इसको यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो आप 6 से ही काट दीजिए इसको डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको 6 से काटोगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 और 6 पंजे 30। तो ये आ गया 25, 5 जा 125, यानी कि 125 कैंडिडेट जो हैं वो क्या हुए, एग्जामिनेशन के अंदर पास हुए। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको, डायरेक्ट एलिगेशन मेथड से आपको इसको इजीली अटेम्प्ट करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, एलजेब्रा का क्वेश्चन है आपके पास में। इफ a की पावर x इज इक्वल टू b, b की पावर y इज इक्वल टू c एंड c की पावर z इज इक्वल टू a, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x × y × z। इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें देखिए आप यहाँ से जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है आप उसी को एज इट इज करते चलिए। क्या करना है, a की पावर x कितना दे रखा है, b दे रखा है। अच्छा, b की पावर y क्या है, c है, और c की पावर z कितना है, a। तो यहाँ से
ए की पावर एक्स जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, मतलब बी की वैल्यू क्या है, ए की पावर एक्स। तो अगर हम यहाँ पर इस बी में यहाँ पर बी की वैल्यू रख दे बी की जगह पे, यानी कि क्या रख दे, ए की पावर एक्स, किसकी जगह, इस वाले बी की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स, ये तो रख दी हमने बी की वैल्यू, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, वाई, और दिस इज इक्वल टू सी, ये किसके बराबर है, सी के बराबर। तो यहाँ से क्या आया, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या हो गया, ए की पावर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ से ये हो गया आपके पास में सी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, सी की वैल्यू रख दें, यहाँ पर सी की ये वाली वैल्यू जो आई है हमारे पास में, ए की पावर एक्स वाई, इसको अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, सी की पावर जेड आपको ए दे रखी है, इसकी जगह पर सी की ये वैल्यू रख दें, तो सी की जगह पे रखेंगे ए की पावर एक्स वाई, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, जेड, दिस इज इक्वल टू ए। तो ये फिर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ए की पावर एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एंड दैट इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर ए की पावर कितनी है, ये कितना है, 1 है, तो अब बेस सेम हो गया आपके पास में, तो पावर्स क्या होंगे, और क्वांटिटी इक्वल है तो पावर्स क्या होंगी, कंपेयर करोगे तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे पावर्स को, तो यहाँ से x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, जो कि आपके पास में ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 6, 15 एंड 18। हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है, पूर्ण वर्ग नंबर बताना है, जो कि 4, 5, 6, 15 और 18 से क्या हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए। तो कोई भी नंबर किन्हीं भी नंबर से पूरा डिवाइड कब होता है, इन सभी नंबर्स का जो एलसीएम होगा, यानी कि इनका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, इन सभी से डिवाइड होगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि इन सभी का हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम हम एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कैसे कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसकी टेबल हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसके मल्टीपल्स हम लेते हैं और बाकी से चेक करते हैं कि इनसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ना करके, इस क्वेश्चन में देखिए आप इसको ऐसे कीजिए बेसिक तरीके से, जैसे आप छोटी क्लासेज में करते आए हैं। क्या करना है, ये 4 लिया, 5 लिया, 6, 15 एंड 18। अब इनके आप प्राइम फैक्टर्स बनाइए, जो प्राइम फैक्टर मेथड आप यूज करते हैं उससे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, ये 5, 2 3 जा 6, 15 और 2 9 जा 18, ठीक है। फिर से यहाँ पर 2 से, तो 2 1 जा 2, 5 का 5, 3, 15, 9, जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको एज इट इज़ लिखते चलेंगे। अब क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो 1, 5 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज़, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब अगेन फिर से 3 से करते हैं, 1 5 1 5 और 3 1 जा 3। अब किससे डिवाइड करेंगे इसको, तो अब आप देखोगे कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 का 1, 5 1 जा 5, 1 5 1 जा 5 और ये 1। तो यहाँ से आपने इसके प्राइम फैक्टर्स अगर देखे तो क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये तो हो गया इनका एलसीएम, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा, जो कि इन सभी नंबर से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या कंडीशन होती है, परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो, पेयर में हो, दो के पेयर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 क्या है, ये भी पेयर में है, 3 क्या है, ये भी पेयर में है, लेकिन अकेला कौन है, 5। तो हमें क्या करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या कर देना है, ये जो 2 मल्टीप्लाई 2 है इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 है इंटू 5, इसको क्या करना है, 5 का भी एक पेयर बना देना है, यानी कि एक बार 5 से इसको और मल्टीप्लाई कर देना है। और अब इन सभी का मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 12 3 जा 36 और 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180
और 18 पंजे 90, तो ये हो गया आपके पास में 900। यानी कि 900 जो है ये वो नंबर होगा, ये वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो 4, 5, 6, 15 और 18 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे परफेक्ट स्क्वायर की बजाय क्वेश्चन यही होता, यहाँ पर चेंज कर देता, परफेक्ट स्क्वायर की जगह पे परफेक्ट क्यूब पूछ लेता आपसे, ठीक है, तो फिर उस केस में क्या करते, तो फिर उस केस में आपको आप लोग क्या करते कि इसके 3-3 के पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √5 की पावर -5/2 इंटू √5 की पावर -3/2। इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, सर्ट्स एंड इंडिसेस का बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या करना है, √5 की पावर -5/2 है, -5/2। पहले इसी को ही सोल्व कर लीजिए। √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितनी है, -5/2। तो अब देखिए आप, पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/2 और इनटू में क्या -5/2, तो ये क्या आ गया, 5 की पावर -5/4, ये हो गया। ऐसे ही आगे क्या है, √5 की पावर -3/2 है, तो इसको भी जब सोल्व करोगे तो 5 को लिखोगे 5 की पावर 1/2 और इसकी पावर -3/2। अब इसको भी पावर से पावर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर -3/2 2 × 4, ये हो गया। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो 5 की पावर -5/4 और इनटू में 5 की पावर -3/4, ये किसके बराबर होगा। अब मल्टीप्लाई में बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। आपने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। अगर ऐसे है कि a की पावर m की पावर n है तो क्या होता है, a की पावर mn हो जाती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, जो हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं। अगर ऐसे है a की पावर m और इनटू में a की पावर n, बेस क्या है, सेम है, पावर्स अलग अलग है, क्वांटिटीज क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगी, a की पावर m प्लस n हो जाएगी। तो वो यहाँ पर यूज करनी है। 5 की पावर अब क्या हो जाएगी, -5/4 और प्लस करोगे, ठीक है, माइनस का 3/4। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -5/4 और माइनस का 3/4, दैट इज इक्वल टू 5 की पावर -8/4। यानी कि इसको अगर आप काटोगे तो 5 की पावर कितनी आ गई, -2, और इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 के अगर अपोन में ले जाओगे तो ये पावर जो नेगेटिव है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपोन में 5 की पावर 2 कितना, 25, तो 1/25 यानी कि 1/25 क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो केवल 2 ही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करनी थी हमें, एक तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरा अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज करके ये क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, यानी कि कोई धन 15 साल में अपने आप का क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट कैसा है, सिंपल नहीं है, कैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स एट द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट का जो रेट है वो क्या रहे, सेम रहे, तो पूछ रहा है कि कितने साल में ये खुद का 8 गुना हो जाएगा। भाई 15 साल में खुद का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब 2 गुना हो जाता है, तो 8 गुना कितने साल में हो जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट क्या है, सेम है। तो देखिए इसमें आपको ना कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है ना कुछ और। आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बेसिक सा जो डिफरेंस होता है वो पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट देखो होता क्या है कि मान लो आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए, ठीक है, और ये लिए आपने 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और ये ले लिए मान लो आपने 2 साल के लिए, ठीक है, टाइम ले लिया 2 साल। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस देखना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा कि 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये पर कितने रुपए, 5 रुपये ब्याज। ये क्या होगा, 5% पर ईयर है,
तो ये मतलब 1 साल का कितना हो गया, 5 रुपये ब्याज हो गया। तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 10 रुपये ब्याज हो जाएगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, 10 रुपीज़ आ जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर आप अमाउंट को देखो तो वो क्या हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ठीक है, आपने फॉर्मूला याद कर रखा होगा, तो फॉर्मूले से कैसे करते हो, PRT अपॉन में 100, ऐसे ही करते हो। तो इससे भी करोगे तो 100 इंटू रेट, रेट आपके पास में कितना है, 5 है, और इंटू में टाइम, ठीक है, और अपॉन में 100। तो 100 से 100 काटोगे, 5 दूनी 10, फिर से वही आ गया। ठीक है, तो ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो अमाउंट आपने उधार, जो भी प्रिंसिपल आपने उधार लिया है या किसी को ऋण पर दिया है, ठीक है, तो उस पर जो ब्याज लगेगा वो जितने भी साल में ब्याज काउंट होगा वो उसी के ऊपर लगेगा जो प्रिंसिपल आपने लिया है। तो ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर यही चीज़ होती, अगर यही 100 रुपये 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पर ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के लिए अगर आपने किसी से लिए होते तो ब्याज कितना होता, तो ब्याज कितना होता भाई, पहले साल कितना हो जाता ब्याज, 5 रुपये। तो ये आपकी जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर की कितनी हो जाती, 100 प्लस में 5 यानी कि 105 रुपये। अब जब दूसरी साल जो ब्याज लगता वो 100 रुपये पर ना लगकर किस पर लगता, इस 105 पर लगेगा। ठीक है, अब इस 105 पर जो है 5% ब्याज यहाँ लगेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है किसके अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो जितने भी साल के लिए आपने जो है पैसा उधार लिया हो या किसी को दिया हो, उसके अंदर प्रिंसिपल क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। जैसे पहली साल ब्याज लग के अमाउंट बन गई आपकी 105, अगली साल के लिए ये जो अमाउंट थी यही क्या करेगी, प्रिंसिपल का काम करेगी। तो अब आप इसी बेसिक कंसेप्ट को डायरेक्ट यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई अमाउंट है, कोई पैसा है जो 15 साल में खुद का कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो हमने मान लिया कि भाई 1 रुपये था, अब खुद का दुगना हो गया तो कितना हो गया, 2 रुपये हो गए। अब कितनी साल में हुआ, ये 15 साल में हुआ। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है, तो भाई 15 साल में क्या हो गया, खुद का दुगना, मतलब 1 से 2 हो गया। अब अगले 15 साल के लिए अब प्रिंसिपल कौन होगा, मूलधन क्या होगा, 2 रुपये होगा। तो अगले 15 साल में इसका डबल हो जाएगा, 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो गया नेक्स्ट 15 ईयर में। अब उससे अगले 15 साल में क्या हो जाएगा, इस 4 का डबल यानी कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या होगा, इससे अगले 15 साल में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अपने आप का 8 गुना कब हो जाएगा, तो ये अब हो गया अपने आप का 8 गुना। भाई स्टार्टिंग में कितना था, 1 रुपये था, 8 गुना होकर के कितने हो गए, 8 रुपये हो गए। लेकिन टाइम कितना लगा, 15 साल, ये 15, ये 15, ये तो कितने हो गए, 15 3 45, यानी कि 45 ईयर्स हो गया। तो आपको डायरेक्ट इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। और ये मैंने आपको पूरा बेसिक यहाँ पर समझा दिया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो है प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है, उसी के ऊपर ब्याज लगता है। कंपाउंड के लिए क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में वो क्या है, इफ 25 मैन कैन रीप ए क्रॉप इन 60 डेज। अगर 25 आदमी किसी फसल को 60 दिन में काट सकते हैं, देन हाउ मैनी डेज विल 10 मैन रीप द क्रॉप। तो 10 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो ये आपके पास में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको वही करना है, फॉर्मूला यूज क्या है, MDH अपॉन में W। M क्या होता है, मैन पावर, D क्या होती है, नंबर ऑफ डेज, H क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स, और ये W क्या होता है, वर्क। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो फर्स्ट केस में कितने मैन हैं, 25 हैं। नंबर ऑफ डेज कितना है, 60 है। नंबर ऑफ आवर्स की इसने बात नहीं करी तो इसको छोड़ देते हैं। अपॉन में वर्क, वर्क कितना है भाई, एक ही काम है, फसल को काटना। ठीक है, अब काम सेम है तो ये किसके बराबर होगा, इधर भी वर्क सेम है तो W की जगह पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 ही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर मैन पावर की, तो कितने हैं, 10 आदमी। और आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन में काटेंगे, तो यहाँ पर डेज की जगह पे आप डेज लिख लीजिए, ये आपको फाइंड करना है। अब क्या करना है, इसको सिंपली सोल्व करना है। तो इसको सिंपली आप सोल्व करेंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ से जो है नंबर ऑफ डेज आपके पास में क्या आ जाएगा,
25 इंटू 60 है, ये जो 10 इसके मल्टीप्लाई में है इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इससे जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 25 छक्के 150, 150। ठीक है, क्या आ गया आपके पास में 150। तो 150 डेज के अंदर जो है 10 आदमी उस फसल को काट सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है आपके लिए। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसका मैं बेसिक आपको प्रीवियस क्लासेज में पहले भी समझा चुकी हूँ पूरा डिटेल में। आपको डायरेक्ट क्या करना है, जब भी आपके पास में x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी हो और आपसे पूछे उस x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, तो क्या करना है कि इसका क्यूब करना है, जो वैल्यू दे रखी है उसका क्यूब करना है, और माइनस में 3 टाइम्स ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और इसमें से इसका 3 गुना घटा देना है, तो ये कितना बचेगा आपके पास में 110 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसका बेसिक मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में पहले से बता चुकी हूँ, और अगर फिर भी अगर आपको देखना हो तो देखो ये क्या होता है, x प्लस 1/x का हम होल क्यूब लेते हैं यहाँ से, तो ये किसके बराबर होता है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab करोगे तो x प्लस 1/x, और इनटू में a प्लस b यानी कि x प्लस 1/। अब इस x से x कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर क्या होएगा, ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और प्लस में 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x। अब जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये वाली टर्म जो है, ये वाली इसको इधर ला करके इसमें माइनस करोगे, तो हमने वही किया, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी थी 5, तो 5 का किया क्यूब, और इसको ला करके इधर माइनस कर दिया 3 माइनस दिस वैल्यू। तो ये आपको डायरेक्ट इस तरीके से ये ट्रिक याद रखनी है, इतना पूरा सोल्यूशन करोगे इतनी देर में 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है क्वेश्चन नंबर 74। एक्चुअली ये क्वेश्चन है तो रीजनिंग का, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है तो मैंने ले लिया है आप लोगों के लिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 74, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। इस सीरीज के अंदर अगली टर्म बतानी है आपने। तो यहाँ से देखिए, इसके अंदर नेक्स्ट टर्म अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई सीरीज दे रखी होती है हम उसमें क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो जब भी कोई सीरीज दे रखी हो तो उसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले डिफरेंस। तो अगर आप डिफरेंस देखो तो यहाँ से कितने का डिफरेंस है, 5 का, और यहाँ से अगर आप डिफरेंस करो तो 24 में से 7 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 17 का। ठीक है, तो डिफरेंस, और यहाँ से देखोगे तो और ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब डिफरेंस से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्योंकि ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करा होगा जरूर। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखिए, यहाँ से देखिए 2 को मल्टीप्लाई करा किससे, 3 से, और प्लस कर दिया क्या 1, यानी कि 2 तिया 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। ऐसे ही 7 को मल्टीप्लाई करा 3 से, 7 तिये 21, और प्लस 1 कितना हो गया 24 हो गया। 24 तिये 72, मल्टीप्लाई करा 3 से और प्लस कर दिया कितना, यहाँ से एक सेकेंड, ये जो है 7 तिये 21, सॉरी यहाँ पर 1 नहीं, सॉरी कितना ऐड करा, 3 ऐड करा। ठीक है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करा, 3 से, और 7 तिये 21 हुआ, उसमें 3 जोड़ा तो कितना हो गया 24 हो गया। यानी कि पहली बार में कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, यानी कि ओड नंबर्स ऐड करते जा रहे हैं। तो अब की बार क्या करेंगे, 24 तिया 72, और 72 में कितने जोड़ेंगे अब 5, तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। अब इसको देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 77 को, ठीक है, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 7 21, 2 तो 23, 231, और प्लस में क्या करोगे, अब 5 यहाँ जोड़ दिया था तो अब यहाँ क्या जोड़ोगे, 7 जोड़ोगे, तो 7 और 1 8, और आ गया 238। तो अब इस टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 238 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस में क्या करेंगे, 7 यहाँ जोड़ चुके हैं तो अगला ओड नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 3 8 24, 2 3 तिया 9, 9 और 2 11, 1 3 2 6 और 1 7, 714, और इसमें जब 9 ऐड करोगे तो ये आपके पास में आ गया 3 2 और 7, तो ये आ गया 723।
ठीक है, 723 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या था इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और ओड नंबर जोड़ते जा रहे हैं। पहली बार में 1 जोड़ा, फिर उससे अगली बार में क्या करा, 3 ऐड कर दिया, उससे अगली बार में 3 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दिया, उससे नेक्स्ट टाइम 3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, 7 ऐड कर दिया, उससे नेक्स्ट टाइम 3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, 9 ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट टर्म आ जाएगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, √8 + 2√8 + 2√8। तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है कि आप इसको कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, इसको जैसे हमने x ले लिया इसको कि x = ये है 8 + 2√8 + 2√8 प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब अगर इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो इधर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, x², और जब इधर स्क्वायर करोगे तो एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 8 + 2√8 + 2√8 प्लस एंड सो ऑन ऐसे। अब आप यहाँ से देखिए x² = क्या हो गया, यहाँ से 8 + 2 × अब इसको क्या माना था आपने, इसी को तो आपने x माना था। अगर देखें कंपेयर करके तो ये वही चीज़ तो है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। तो अब ये आपके पास में x², इन टर्म्स को लेफ्ट में लाओगे तो माइनस का 2x और माइनस का ही क्या 8 = 0। ये क्या बन गई आपके पास में, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन गई। ठीक है, अब क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है आपने। तो यहाँ पर x² माइनस, अब इसके ऐसे 2 फैक्टर्स बनाए जिनको अगर हम जोड़ें तो -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, -8 आ जाए। तो अगर यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, 4 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस आना चाहिए, -2, तो माइनस का 4x ले लो और प्लस का 2x ले लो। ठीक है, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो देखो माइनस का 4x प्लस का 2x क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका और इसका मल्टीप्लाई, माइनस का 8x² आना चाहिए, तो माइनस का ये 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो क्या हो जाएगा आपके पास में, 4 × 2 = 8 और ये माइनस साइन है तो माइनस का 8x² हो गया। तो ये आपने 2 पार्ट्स में इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया, दिस = 0। यहाँ से पहली 2 टर्म से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x माइनस यहाँ से क्या बचेगा, 4 बचेगा। ऐसे ही इन दोनों टर्म्स से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो प्लस का 2 हमने कॉमन निकाल दिया, क्या बचा यहाँ पर x माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकाल दोगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, दिस = 0। तो अब इस टर्म में और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x - 4, तो x - 4 को कॉमन निकाल दिया, यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से बचा प्लस का 2, दिस = 0। जब दोनों को सेपरेटली 0 के बराबर इक्वेट करोगे तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक 4 आ गई, दूसरी -2 आ गई। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर से कभी भी हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सोल्व करने पर 4 आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास में, इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर बी इंक्रीज्ड बाय 50% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। अगर किसी स्क्वायर की हर एक साइड को क्या कर दें हम, 50% बढ़ा दें, साइड को क्या कर दें 50% बढ़ा दिया। ठीक है, तो एरिया में कितने % का इंक्रीज होगा, तो स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो साइड को क्या करा, 50% बढ़ाया। अब 50% की अगर फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 1/2। तो 1/2 हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो साइड थी वो पहले क्या थी, 2 थी, अब 50% बढ़ा दी तो मतलब 2 पर 1 बढ़ा दी, तो 2 + 1 अब क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, 2 से बढ़कर कितनी हो गई, ये 3 हो गई। हम अगर एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, तो एरिया पहले क्या रहा होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और अब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो अब यहाँ से देखिए एरिया में कितना चेंज आया, 4 से बढ़कर क्या हो गया, 9 हो गया, यानी कि 5 का इंक्रीज हुआ। तो परसेंटेज इंक्रीज अगर आप निकालेंगे एरिया के अंदर तो वो क्या हो जाएगा भाई, कितना इंक्रीज हुआ है वो, तो 5 डिवाइड बाई जो प्रीवियस एरिया था, क्या था पहले का एरिया 4, और इनटू में क्या 100। तो अब इसको जब काटोगे 4 से तो ये कितना हो जाएगा, 25 पे कटेगा, तो 25 × 5 = 125, यानी कि 125% जो है वो इंक्रीज होगा किसके अंदर, एरिया के अंदर। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इफ एक्स स्टैंड फॉर माइनस, डिवाइड, सॉरी एक्स बोल दिया मैंने, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस, डिवाइड स्टैंड्स फॉर प्लस, प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड एंड माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी कि आपको ये जो दे रखे हैं इन्होंने सिम्बल्स ये यूज करने हैं। तो इसके अंदर डायरेक्ट आप उनको यूज करते चलिए। 15 माइनस 5 है। अब माइनस की जगह क्या लेना है, माइनस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, तो क्या करना है, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई क्या है 5। फिर उसके बाद में है डिवाइड, तो डिवाइड स्टैंड्स फॉर प्लस, तो डिवाइड की जगह पे क्या लेना है हमें प्लस 5। फिर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस, तो इसके लिए माइनस कितना 20, और प्लस अगला सिंबल है प्लस, तो प्लस स्टैंड्स फॉर ये रहा, प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, तो ये हो जाएगा डिवाइड में 10। और अब यहाँ पर हमें बोर्डमास तरीका यूज करके इसको डायरेक्ट सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व करोगे तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20 को 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पर क्या है माइनस साइन है, ये 5 प्लस, अब मल्टीप्लाई सोल्व करोगे तो 15 5 75। अब इनको सोल्व कर लीजिए, 75 और 5 कितने हो गए 80, और 80 में से 2 घटाओगे तो कितना बचे 78, यानी कि 78 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग ए कमोडिटी फॉर ₹72,000 ए पर्सन मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%। किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को कितने में बेचने पर, 72,000 रुपये में बेचने पर किसी आदमी को 20% का लाभ होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 20% के प्रॉफिट का मतलब क्या है 20%। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, या तो कॉस्ट प्राइस हम किसी भी चीज़ का कितना मानते हैं 100 मानते हैं, तो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया कि कितना था 100 रुपये था। ठीक है, अब 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा। भाई 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेचेगा तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा ना। अब इसने जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो कितना दे रखा है 72,000, मतलब 120 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है 72,000 है। तो हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 72,000, और डिवाइड में 120 और मल्टीप्लाई में 100। आप यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल और 12 से काट दीजिए इसको, तो ये 12 से आप इसको काटोगे तो 12 6 की 72 और 0 0, तो ये आपके पास में कितना आ गया 60,000 आ गया। यानी कि 60,000 रुपये जो है वो क्या रहा होगा, उस वस्तु का क्या है कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में वो क्या है, विच टर्म इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग सीरीज। फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये एक सीरीज दे रखी है, इनमें से कौन सी टर्म गलत है ये देखना है आपने। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इनका डिफरेंस देखते चलो। 8 और 13 में कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है। चलो इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, 8 है, फिर 13 है आपके पास में, फिर कितना है 21 है, फिर 32 है, 47 है, 63 है और 83 है। इस तरह से एक सीरीज है। अब अगर आप यहाँ इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना है 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 13 और 21 के बीच का डिफरेंस देखेंगे कितने का है 8 का है। ऐसे ही 21 और इसमें देखो डिफरेंस तो कितना है, ये 11 का डिफरेंस हो गया। इसमें और इसमें डिफरेंस देखोगे तो 7 में से 2 5, और ये कितने का डिफरेंस है 15 का। ठीक है, इससे नेक्स्ट अगर आप, तो अब आप ये सब छोड़िए, अब आप इसको देखिए डिफरेंस को चेक कर लीजिए। यहाँ से ये जो डिफरेंस था इनके बीच का, ये भी एक सीरीज बनाता चल रहा है 5 8 11 इस तरह से। तो यहाँ पर देखो कितने का गैप है 5 और 8 में, यहाँ पर 3 का है, इन दोनों के बीच में भी कितने का है 3 का है। तो अगर 3 3 का डिफरेंस बना रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी 3 का ही डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर 15 की बजाय क्या होना चाहिए 14 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है 32 और 47 के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए था 14 होना चाहिए था। अब 32 और 47 के बीच का डिफरेंस 14 तो नहीं है, वो तो 15 है। तो मतलब कि यहाँ पर 47 की जगह पे क्या होना चाहिए 46 होना चाहिए, यही होगा ना भाई। आप 32 में 14 जोड़ो, देखो कितना आता है 46 आता है। आगे की सीरीज चेक करो अब इसी तरीके से, अब इसी तरीके से आगे की सीरीज चेक करोगे आप, तो यहाँ पर अगर 47 की जगह आप 46 लेते हो तो 46 और 63 के बीच का डिफरेंस देखो वो कितना आना चाहिए 14 और 3 17।
यही आना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 13 में से 6 जाएंगे 7 बचेगा, और 5 में 4 गया तो 1, ये 17 बचा। अब इससे अगला डिफरेंस इसमें 3 जोड़ के कितना होगा 20, इनके बीच का डिफरेंस देख लो 20 आ रहा है। तो मतलब रोंग टर्म कौन सी हुई, 47 इज द रोंग टर्म, यानी कि 47 की जगह पे क्या होना चाहिए था, 46 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर से एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, देखिए क्या है। एक सॉलिड क्यूब जो है उसको रेड कलर से कलर्ड कर रखा है उसके सभी फेसेस पे। अब इसको क्या करा जा रहा है कि कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, इसको 64 छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर काटा जा रहा है। तो हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स हैव नो फेस कलर्ड, कितनी ऐसी छोटी क्यूब होंगी जिनके एक भी फेस के ऊपर कलर नहीं होगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है किसी एक बड़ी क्यूब से काट करके बनाया गया है। तो हमने मान लिया कि उस बड़ी क्यूब की जो साइड है, अब क्यूब क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही क्या हो, बराबर हो। तो हमने मान लिया कि उसकी साइड का जो साइज है वो हमने मान लिया कि वो n यूनिट्स है अगर, ठीक है। तो अगर इसके वॉल्यूम की हम बात करें, बड़े क्यूब के वॉल्यूम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब यानी कि n क्यूब। अब इसी के वॉल्यूम से या इसी क्यूब से क्या करा गया है, काट करके ये 64 क्यूब बनाए गए हैं। तो इनका जो वॉल्यूम रहा होगा इन 64 क्यूब्स का, ये 64 किसके बराबर रहा होगा, इसके क्यूब के बराबर, n क्यूब के बराबर। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, और 64 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा आपके पास में 4, यानी कि n की वैल्यू आ गई आपके पास में 4। ये 4 क्या आ गया, उस क्यूब की साइड आ गई जिसको काट करके ये छोटे क्यूब्स बनाए गए हैं। अब आपको कंसेप्ट क्या देखना है, अब मैं आपको इसकी से रिलेटेड सारे ही कंसेप्ट बता देती हूँ। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ क्यूब्स विद नो फेस कलर्ड, यानी कि जिसके अंदर एक भी फेस कलर्ड नहीं हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट क्या फॉर्मूला यूज करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास डायरेक्ट n-2 का क्यूब।